छत्तीसगढ़ के पंचायत, स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप लोगों को बता दें कि श्री टी.एस. सिंहदेव जी राज्यसभा चुनाव में राजस्थान के पर्यवेक्षक भी थे। हम उनसे बात करते हैं, तमाम सवालों पर उनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सिंहदेव जी, आज कल पूरा प्रकरण आपने राजस्थान का देखा, मध्य प्रदेश फिर राजस्थान, कैसा लगा आपको? क्या राज्यसभा में जब आप गए थे तो आपको अनुमान था कि इस तरह की स्थितियां चल रही हैं? जी, स्पष्ट था स्थिति वहाँ पर। कहीं ना कहीं कुछ मन में लोगों के दुख कुछ मामलों को लेके, उनके कार्यों को लेके रहता है। सत्ता पक्ष जब आती है तो सत्ता पक्ष के विधायक या सत्ता पक्ष के साथियों को जब उम्मीद ज़्यादा रहती है और काम नहीं होता है तो ये भावना रहती है। पर ये स्थिति मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वहाँ के लोगों ने ये कहा कि देखिए, आप लोग क्यों आए, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में हम तो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। यहाँ के जो दोनों कांग्रेस के सदस्य मनोनीत किए हैं हाईकमांड ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, ये दोनों जीत के जाएंगे। और 123 के 123 वोट कांग्रेस के दोनों प्रतिनिधियों को मिलके कास्ट हुए। एक बीमार थे 124वां, तो वो नहीं आ पाए, अस्पताल में भर्ती थे, और एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं आ पाए थे। तो बाकी 123 जो कांग्रेस पक्ष के वोट थे 125 में से, वो पूरे के पूरे गिरे थे। और उन लोगों ने अपने मन की जो कुछ तकलीफ़ें थी उनको भी अलग से व्यक्त करते हुए इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था। तो कोई नई परिस्थिति नहीं है, ये वहाँ पर ऐसा बना हुआ था कि कुछ लोगों के मन में ये बातें हैं। लेकिन वो भी आप देखें तो पार्टी के अनुशासन और पार्टी के झंडे के नीचे खड़े होकर लोग बोल रहे थे। तो आज भी मुझे उनके उस भावना को याद करते हुए ये नहीं लगता कि कहीं और स्थिति ऐसी कुछ बनेगी और या बिगड़ेगी। ये जरूर है कि लोग चाहते हैं कि हमारी सुनवाई और हो। आप सरगुजा राज परिवार से हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में सिंधिया जी का प्रकरण था, दूसरी तरफ आज सचिन पायलट जी का प्रकरण पूरा देश देख रहा है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर आपको क्या नजर आता है? कहीं ना कहीं भावना को ठेस लगने वाली बातें हैं। पॉलिटिकल पोजीशनिंग कहीं ना कहीं उसमें अहम भी एक रोल प्ले करता है, लेकिन अहम भी आता है भावनाओं को ठेस पहुंचने के बाद। कोई व्यक्ति है, अगर उनके स्वाभाविक भावनाओं को खास करके सार्वजनिक रूप से अगर ठेस पहुंचती है तो एक सीमा के बाहर आदमी उसको नहीं लेके चल पाता। दूसरी राजनीतिक पोजीशनिंग होती है कि राजनीतिक कहीं पर लाभ दिख रहा है तो उस लाभ के लिए भी लोग पोजीशनिंग करते हैं। ये जो नाम आपने लिए, बहुत गहराई से जुड़े हुए कांग्रेस के साथी थे। ये बात और है कि राजमाता सिंधिया पहले कांग्रेस पक्ष की रहीं, फिर वो दूसरे पक्ष में गई, विपक्ष में गई, फिर बीजेपी में गई, जनसंघ में गई, बीजेपी में गई। माधवराव जी कांग्रेस में आए, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे। ज्योतिरादित्य जी आए, बहुत सालों तक उनको कांग्रेस में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिली, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, संगठन में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, मध्य प्रदेश में चुनाव के अगुवा के रूप में, मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने साथ के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की, यानी एक स्थिति उनकी वैसी बनी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात आई होगी जहां अपने अहम को या अपनी भावनाओं को, अहम कभी कभी नेगेटिव रूप में भी माना जाता है कि ये ईगो मतलब खराब चीज़, या ईगोइस्टिक हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। और दूसरा होता है कि भावनाओं को अगर सार्वजनिक रूप से ठेस लगता है तो आदमी एक सीमा के बाहर नहीं ले पाता है। और उसमें राजनीति में वहाँ जो हुआ उसमें ये बीच की बातें हुई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो पहले नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे, हम तो राज्यसभा सांसद के रूप में वो तो कैंडिडेट बन ही गए थे। बात ये हो रहा था कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा कैंडिडेट नंबर 1 कौन होगा, नंबर 2 कौन होगा। ये बात नहीं था कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं आपको लगता है कि आला कमान ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया रखी, जिससे मुख्यमंत्री चुन के आए, उस प्रक्रिया में अब आप आज देखते हैं तो क्या आपको कोई दोष दिखाई देता है? क्या दोष होता तो सहमति नहीं होती जी। जब मुख्यमंत्री बने, कमलनाथ जी बने, गहलोत जी बने, भूपेश जी बने, तो सबके सहमति से बने।
जी। अपनी अपनी राय लोगों ने रखी होगी, अपनी अपनी पहल लोगों ने की होगी, लेकिन जब हाईकमान ने निर्णय लिया तो लेश मात्र भी दिक्कत नहीं थी। घोषणा हुई और उसके बाद में जो भी पोजिशनिंग लोगों ने की, सेटलमेंट हुआ, मामला स्वीकार हुआ और वहाँ से आगे बढ़े। इस दरमियान में जो परिस्थितियां बनी हैं, उनको स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में नियंत्रित नहीं किया जा सका, तब वो पार्टी छोड़ के एक चीज बताएं, गए। छत्तीसगढ़ के बारे में ये बात बार बार कही जाती है कि आपको सिंहदेव जी को और भूपेश बघेल जी को 2.5 वर्ष का समय दिया जाएगा, माने बतौर मुख्यमंत्री। भूपेश बघेल जी का 2.5 साल चल रहा है। आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति आएगी जब आपके पास कि आपको 2.5 साल बाद आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? 2.5 साल की बात ही नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का बात है, और 1 दिन का रहे, 2 दिन का रहे, 50 दिन का रहे, 5 साल का रहे, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात है। और कौन है जो कहेगा कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? पर एक लाइन सीधी सीधी रहती है कि हाई कमांड ने जो निर्णय लिया, आप 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहोगे फिर चेंज हो जाओगे। अर्जुन सिंह जी जैसे लीडर 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और फिर पंजाब के लिए गवर्नर के रूप में गए। गवर्नर के रूप में रहने के बाद उनको कहा गया कि आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में आप काम करो, तो गवर्नरशिप छोड़ के वो वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में आए। वर्किंग प्रेसिडेंट के बाद उनको कहा गया 5 साल के अंदर की बात है, फिर उनको कहा गया कि आप दिल्ली से चुनाव लड़ोगे, तो दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा, लोकसभा में वो जीत के दिल्ली से गए। और उसी कार्यकाल में फिर ये परिस्थिति आई कि फिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के उनको कहा गया कि खरसिया से जाके चुनाव लड़ो, तो वो खरसिया से जाके चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री का दायित्व उन्हें। आप अलग अलग समय के अलग अलग परिस्थितियों को देखेंगे। बीजेपी का ही देखिए, मध्य प्रदेश में क्या उमा भारती नहीं थी? उमा भारती के बाद फिर गौड़ साहब नहीं आए, गौड़ साहब के बाद उसी 5 साल के अंदर शिवराज जी नहीं आए, और कहीं देखिए तो 15 साल तक दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल में न जाने कितने साल तक मुख्यमंत्री। तो ये अलग अलग समय की अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक दल अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, जो पूर्ण रूपेण, और ये उनको ये अधिकार देना चाहिए हमको कि वो बातें वो अपने अंदर तक रखें। कुछ चीज़ें रहती हैं कि कहते हैं कि घर की बात सड़क पे नहीं आनी चाहिए, तो कुछ ऐसी जो पार्टी की बातें रहती हैं वो पार्टी के दायरे के अंदर छोड़ देना चाहिए। जनता और विपक्ष, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, बार बार आपके बयानों को उद्धृत करती है। अभी डॉक्टर रमन सिंह ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि आपने ठीक कहा। तो दरअसल ये बयान जानबूझकर दिए गए होते हैं, या फिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार आपको और भूपेश बघेल जी को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है? वो परिस्थिति इसलिए आती है कि जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो 4 कांग्रेस के लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया था। भूपेश भाई और मैं अकेले नहीं थे, ताम्रध्वज साहू जी भी थे, चरणदास महंत जी भी थे, भूपेश बघेल जी भी थे और टी.एस. सिंहदेव भी थे। तो ये तो सबके सामने है कि 4 लोगों को कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया था। इनको और भी हमारे विधायक जीत के आए थे, हमारे सर 68 विधायक जीत के आए थे। तो 68 विधायकों में से हाईकमांड ने चर्चा के लिए 4 लोगों को बुलाया। तो ये तो सबके सामने बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नई बात सामने आई है। उसके पहले पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेश बघेल जी थे, टी.एस. सिंहदेव जी आपके नेता प्रतिपक्ष के रूप में 5 साल थे, उन लोगों ने साथ साथ में काम किया। सबके सामने है, तो सार्वजनिक तौर पे क्या बातें आती हैं कि नहीं ये सीएम का होगा, तो किसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट सीएलपी, पीसीसी प्रेसिडेंट सीएलपी। लेकिन हाईकमांड ने जब बुलाया तो 4 लोगों को बुलाया। चरणदास महंत जी जो हमारे पार्टी के पीसीसी प्रेसिडेंट भी रह चुके और जो सीनियर मिनिस्टर भी कई सालों तक दिग्विजय सिंह जी के कैबिनेट से लेके आगे तक बने रहे, सांसद रहे, दिल्ली में कृषि मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया, ताम्रध्वज साहू जी जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर मनोनीत हुए, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में जिनको जिम्मेदारी दी। तो हाईकमांड ने ये 4 लोगों को बुलाया था, तो उसमें नई कोई बात नहीं है कि 4 लोगों से कंसल्ट किया। तो हाईकमांड ने उस समय 4 लोगों को उचित समझा कि हमको इनसे बात नहीं, तो सबसे बात और लोगों को भी बुलाया जा सकता बार था। बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस आला कमान जो है मौके पर हस्तक्षेप नहीं कर पाता, जैसा कि मध्य प्रदेश के प्रकरण में हुआ,
राजस्थान में भी बार बार कहा जा रहा है कि इस मामले में अगर हस्तक्षेप पहले करता आलाकमान तो शायद सचिन पायलट और गहलोत के मुद्दे को सुलझाया जा सकता था। आपने भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में भी मुझे साफ नजर आ रहा था। तो क्या कहीं से या छत्तीसगढ़ के भी नेताओं की समस्या हो, क्या कहीं ना कहीं से अनदेखी हो रही है, या फिर उसको ये सोच करके कि परिवार का मामला है सुलझ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? घर में, परिवार में पति पत्नी के संबंध जीवन भर बने रहते हैं और तलाक भी हो जाता है जी। ये कहें कि नहीं वो परिवार ने उनको तलाक होने दिया और परिवार ने कुछ नहीं किया, ये भी उचित नहीं होता। ये पूरे परिवार के ऊपर या परिवार के मुखिया लोगों के ऊपर एक तरह से आप थ्योरेटिकली कहें, बाल की खाल वाली बात कहें तो आप कह सकते हैं, लेकिन आखिर उन व्यक्तियों की जवाबदारी नहीं है। मुखिया के कहीं पहले उन व्यक्तियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको सुनिश्चित करें कि हमारे परिवार को हमारे आचरण से या हमारे किसी कार्य से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप अपने आप को परिवार का सदस्य मानते हैं तो सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेदारी व्यक्ति की होती है। परिवार और मुखिया और समाज ये तो सब बाद में आते हैं। हर व्यक्ति को उस समर्पित भाव से काम करना चाहिए, वरना उनके समर्पण पे दाग है। हम आरोप दूसरे पे जल्दी से लगा देते हैं। सबसे बड़ी कमी किसकी होगी? व्यक्ति की होगी। उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, उन्होंने जिम्मेदारियां ली, उन्होंने रोल अपनाया, उन्होंने सहमतियां दी, तो सबसे पहले तो एक दायरा अपना व्यक्ति को एक चीज बांध के रखना चाहिए। बतौर स्वास्थ्य मंत्री, बतौर पंचायत मंत्री, आप खुलकर काम कर पा रहे हैं जैसे करना चाहिए, या फिर अतिरिक्त दबाव है? क्योंकि ये तो तय है कि आप मुख्यमंत्री नहीं है, पंचायत मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या कोरोना के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में आप वैसे कर पाए जैसा आप करना चाहते थे? ये इसका एक मैं ईमानदार जवाब चाहता हूं आपसे। अगर आप ये कहें कि मैं मुख्यमंत्री रहता और ये विभाग करता तो कितना फ्रीडम रहता, स्वाभाविक है ज्यादा रहता, कौन कहेगा नहीं। लेकिन अगर मैं विभाग में हूं तो क्या मुख्यमंत्री जी ने किसी तरह से हस्तक्षेप किया? विभाग में काम करने से बाधा उत्पन्न की? तनिक भी नहीं। अगर परफॉर्मेंस नहीं होता, अगर मुख्यमंत्री जी बाधाएं डालते, तो क्या पंचायत विभाग देश में पीएमजीएसवाई में नंबर 1 रहता? क्या मनरेगा में नंबर 1 रहता? क्या 100 दिनों के रोजगार में नंबर 1 रहता? क्या नरवा गरवा घुरवा भाड़ी के इकाइयों को स्थापित करने में पूर्ण लक्ष्य को हासिल करता? और बहुत सारी बातें हैं। क्या जीएसटी में आप टारगेट से ज़्यादा अचीव कर पाते? क्या स्वास्थ्य विभाग में जो आपने काम किए 3 मेडिकल कॉलेज ले पाते? 3 नए मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको आगे ले जाना, जो सब हेल्थ सेंटर्स हैं उनको बनाना, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका उन्नयन करना। 899 डॉक्टर्स की कमी थी जब ये सरकार भूपेश बघेल जी की अगुवाई में गठित हुई थी। आज मैं समझता हूं कि 600 से ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती हो चुकी है, नए डॉक्टरों की, मेडिकल कॉलेजेस में लेके। डीएमएफ फंड से मुख्यमंत्री की घोषणा कि नहीं, डीएमएफ के फंड को आप स्वास्थ्य विभाग में उपयोग कर सकते। तो अगर स्वास्थ्य विभाग को उनको काटना होता तो क्या डीएमएफ फंड को वो उपलब्ध कराते कि नहीं, इसमें भी आप मानव संसाधन के लिए भी दे सकते हैं। हाट बाजार की योजना स्वास्थ्य में, शहरी स्लम एरिया में जाके वहाँ काम, कितने काम आप देख लीजिए। इसमें से एक उदाहरण ऐसा दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी का पूर्ण सहयोग विभाग के साथ नहीं रहा। चर्चाएं अपनी जगह है, आप प्रैक्टिकल फील्ड में देखिए कहाँ पर है। 19-20 बात छोड़ दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं रहता। एक और आपने प्रश्न किया था कि सरकार को आपने आपके बातों से चुनौती आई। एक उदाहरण ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सरकार को चुनौती दी। इस्तीफे वाली जो बात आई थी उसको मीडिया के कुछ साथियों ने गलत तरीके से पेश किया, क्योंकि संदर्भ क्या था कि विपक्ष के हमारे सम्मानीय अगुवा जो हमारे स्पीकर भी रहे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक जी, हम लोग साथ एक टीवी चैनल में पैनलिस्ट के रूप में थे, और उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया कि ये सरकार 2500 रुपया नहीं देने वाली, ये टाल मटोल कर रही है। एक किस्त दिया और देखो हमने तो 1815 1835 रुपए दे दिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के, और इन्होंने नहीं दिया और ये नहीं देंगे। सरकार पे जिन्होंने चुनौती लगाई थी उनको मैंने कहा कि अगर सरकार नहीं देगी तो ऐसा। उसका दूसरा हिस्सा क्या है सिक्के का? अगर सरकार देगी तो आप भी इस्तीफा देंगे क्या?
सरकार का डिफेंस इससे बड़ा क्या हो सकता है कि मुझे सरकार पे इतना विश्वास है, मैं जिस सरकार का एक हिस्सा हूं, कि हमारे मुखिया ने अगर कहा है कि 2500 देंगे, राहुल जी ने कहा है 2500 देंगे, राहुल जी ने कहा कि मेरी सरकार का पहला काम होगा ऋण मुक्ति और 2500 रुपया धान। 10 दिन के अंदर मेरी सरकार के गठन के अंदर इस बात का फैसला होगा। 3 घंटे में जिस सरकार ने वो निर्णय लिया, 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय नहीं लिया, वो निर्णय लेने वाली सरकार पे जब ये आरोप लग रहा था कि वो छल कर रही है, तो मैंने सरकार को डिफेंड किया था कि मेरी सरकार अगर नहीं करती है तो मैं फिर किस लायक। मेरी सरकार जिसका मैं भी हिस्सा हूं, मेरी सरकार के मुखिया ने ये निर्णय लिया है कैबिनेट में कि हम देंगे, एक किस्त हम दे चुके, दूसरी किस्त की घोषणा हो गई है कि 20 अगस्त को देंगे और तीसरी किस्त भी हम देंगे। तो जब ऐसा निर्णय हो चुका है घोषित तौर पे, मीडिया को हमारे मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट की तरफ से हमारे प्रतिनिधि वक्ताओं ने ऐलान किया कि 20 अगस्त को हम दूसरी किस्त देने वाले हैं, फिर लांछन क्यों लगाना? कोरोना से परेशान छत्तीसगढ़ के नागरिकों के ऊपर, किसानों के ऊपर एक और अनिश्चितता का वातावरण आप क्यों पैदा करना चाहते हो जब कैबिनेट घोषणा कर चुकी है? उस बात की चुनौती थी। मेरे सरकार को मैं डिफेंड कर रहा था अपने तरीके से। मीडिया को, विपक्ष को मौका मिला, कुछ मीडिया के साथियों को कुछ मजा लेना चाहते हैं, कुछ न्यूज क्रिएट करना चाहते हैं। पार्टी की जीत में, छत्तीसगढ़ में जीत में आपकी भूमिका बेहद बड़ी रही है, ये सब जानते हैं, जनता जानती है। जब पार्टी की जीत हुई, सरगुजा की जनता आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, प्रदेश की अन्य जनता, आपके समर्थक चाहते थे कि आप मुख्यमंत्री बने, तो क्या आप अब ये कह रहे हैं कि इन जो अगले 1.5, 3.5, 4 साल बचे हुए हैं, आप अपनी ओर से मुख्यमंत्री बनाने का कोई दावा नहीं करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जो निर्णय होगा वो हमारा हाईकमांड करेगा। मैं कौन होता हूं निर्णय लेने वाला या निर्णय की बात करने वाला? मैं कांग्रेस का चुना हुआ एक प्रतिनिधि हूं, एक समर्पित कार्यकर्ता और सिपाही हूं, जो कभी कांग्रेस के बाहर नहीं जाने वाला। मेरा हाईकमांड जो निर्णय देगा मैं उसका पालन करूंगा। बिल्कुल। एक चीज बताएं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में तो सरकार चली गई, कितना सफल रहे हैं अब तक जो सरकार चलाई गई राजस्थान और छत्तीसगढ़ में? सफलताएं अच्छी अच्छी हैं। मध्य प्रदेश में भी अच्छे काम हो रहे थे और राजनीतिक दृष्टिकोण या समझने के दृष्टिकोण से लोग ऐसे समझते भी हैं, लेकिन और बात करनी है तो देखिए स्थिति स्पष्ट है। राजनीतिक अस्थिरता के संदर्भ में मध्य प्रदेश में आपको बहुमत से कम विधायक मिले थे। आपने जोड़ के 230 की विधानसभा है, 115 में बहुमत मिलता है, दूसरे साथियों को जोड़ के आपने अपने आंकड़ा जो आपका आधे से कम था उससे आपने सरकार बनाई। और डे 1 से भाजपा ने ये पहल चालू कर दी थी कि हमको इस सरकार को गिराना है, क्योंकि करीबी से सरकार उनकी नहीं बनी और करीबी से कांग्रेस की सरकार बनी। तो राजनीति के दंगल में डे 1 से ये चालू था कि सरकार हम गिराने की कोशिश भाजपा करेगी और कांग्रेस को उसको बचाने का काम करना था। राजस्थान में 200 विधायकों की विधानसभा है, जिसमें कांग्रेस को बहुमत से कम विधायक मिले थे, 98 विधायक मिले थे। बाई इलेक्शन हुए, उसमें दोनों कांग्रेस के जीत के आए तो कांग्रेस के 100 हो गए। ये 100 विधायक होने के बाद में बीएसपी के जो विधायक 6 विधायक जीत के गए थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की संख्या हो गई 106, क्योंकि वो बीएसपी में फिर नहीं रहे, वो कांग्रेस में पूरे के पूरे कांग्रेस में उन्हें विलय कर लिया। उसके बाद 13 विधायक इंडिपेंडेंट जीत के आए थे। वो 13 के 13 जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उन्होंने कांग्रेस पक्ष को समर्थन किया। ये आंकड़ा 120 तक पहुंचा। ये गणित में शायद 1 का फर्क पड़ रहा है, तो 7 बीजेपी के बीएसपी के रहे होंगे या कांग्रेस का 101 हुआ होगा। और 5 अन्य साथी थे, एक राष्ट्रीय लोकदल के एक जो कांग्रेस के साथ जुड़ के मंत्री के रूप में भी हैं, 2 बीटीपी एक पार्टी है, भारत ट्राइबल पार्टी के नाम से 2 उसके सदस्य और 2 कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। ये 125 200 के हाउस में, जहां 100 का आंकड़ा हाफ वे मार्क होता है, ये कांग्रेस के पास हैं। 72 बीजेपी के जीते और 3 दूसरा दल है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तो 75 बीजेपी के हुए। वहां पर सरकार को गिरा के बीजेपी की सरकार बना के
इस्तीफा दिए हुए विधायकों का बाई इलेक्शन कराने के लिए 50 विधायक आपको चाहिए। मध्य प्रदेश में 8, 10, 20 का आंकड़ा था कि इतने इस्तीफा दे देंगे तो बीजेपी बहुमत में आ जाएगी, कांग्रेस अल्पमत में आ जाएगी। उस परिस्थिति में जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बन जाएगी और बीजेपी की सरकार में फिर बाई इलेक्शन होंगे और फिर बाई इलेक्शन में जो नतीजा आएगा वो काम एक होगा। बात बार बार कही जाती है कि राजस्थान में सचिन और गहलोत जी आपस में बैठकर बातचीत नहीं करते। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी यही कहा जाता रहा कि सिंधिया जी, कमलनाथ जी आपस में नहीं बैठते। भूपेश बघेल जी के साथ अब 1 to 1 कितनी बार बैठकें करते हैं? महीने में एक आध बार हो जाती है कि नहीं हो जाती है? फ़ोन से भी बात होती है, समय समय पर मिलते भी रहते हैं जी। और कोशिश हमेशा ये रहती है और रहनी चाहिए कि तालमेल बना रहे। कहीं गैप आ रहा है तो उसको दूर करने की कोशिश करनी, चाहे क्या वो चुनावों मध्य के प्रदेश हो, पहले- चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। चुनावों के पहले मैं दिखता रहा हूं आप दोनों लोगों को कि फाइल लेकर के आप लोग साथ जाया करते थे, दिल्ली साथ आया करते थे। शायद इसीलिए कांग्रेस की सरकार भी यहाँ पे है। वे संबंध वैसे ही है अभी, उतने ही। अंतर आया है, इस बात का अंतर आया है कि चुनाव के पहले भूपेश बघेल जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे जी और टीएस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष थे। जी तो कांग्रेस के प्रोटोकॉल में पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष ये साथ में निर्णय लेने की भूमिका में रहते थे। जी चुनाव के बाद में स्थिति में परिवर्तन आया है जी कि भूपेश बघेल जी जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे आज सीएलपी हो गए। जी। जो पहले टीएस सिंहदेव थे सीएलपी कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में, जी। और पीसीसी प्रेसिडेंट हो गए हैं मोहन मरकाम जी। जी, जी। तो आज जब फाइल जाती है उस प्रोटोकॉल में जी तो पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर जी। यानी हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी। और मोहन मरकाम जी ये जाते हैं। टीएस सिंहदेव अब मंत्रिमंडल के जो बाकी साथी हैं वो उस प्रोटोकॉल में आ गए। जी कहाँ पर है क्या है वो अपनी जगह है, लेकिन अब टीएस सिंहदेव की जो भूमिका है वो नंबर 1 और नंबर 2 पीसीसी प्रेसिडेंट सीएम हो गए जी जिस क्रम में आप लीजिए, और फिर 12 मंत्रिमंडल के साथी हैं जी चीफ मिनिस्टर को छोड़ के। तो ये स्थिति है, इसलिए आपको फर्क दिखेगा क्योंकि टीएस सिंहदेव की आज वो स्थिति नहीं है जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में थी। पीसीसी प्रेसिडेंट नेता प्रतिपक्ष, पीसीसी प्रेसिडेंट नेता प्रतिपक्ष। आज मोहन मरकाम जी और भूपेश जी उस स्थिति में दिखते हैं। जी बाकी तो 12 मंत्रिमंडल है ना, वो 12 के 12 को आप कैसे दिल्ली लेके जाएंगे? और जब जब बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं। कभी हम लोग 3 लोग जाते हैं, कभी 2 लोग जाते हैं, कभी 4 लोग जाते हैं, कभी 8 लोग जाते हैं। मंत्रिमंडल के साथियों को भी कभी कभी बुलाया गया तो मंत्रिमंडल के साथी भी गए। हमारे दर्शक और जनता जानना चाहती है कि इस बात का जवाब आपसे कि क्या छत्तीसगढ़ जो है वो राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं बनेगा? असंभव है, असंभव है। मैंने अभी भी ये कहा था कि जिस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा उस दिन छत्तीसगढ़ की ये कांग्रेस की सरकार पे कोई आंच आएगी। हम सबके बीच थे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मंत्री टीएस सिंहदेव जी से। हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, खास मुलाकात में। मैं आवेश तिवारी, आप सभी का धन्यवाद।